बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, इस पर विपक्ष को शक है। ये बहुमत जनादेश है या फिर कुछ और। इससे पहले हरियाणा में विपक्ष को करारी हार मिली, उस पर शक था। महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष को करारी हार मिली, वहाँ भी कई सारे शक सुबह उठाए और शक के घेरे में कभी ईवीएम आता है तो कभी वोट चोरी आती है। सवाल यह है कि क्या ईवीएम के बहाने, वोट चोरी के बहाने या फिर वोटर को रिश्वत देने का हवाला देकर विपक्ष अपनी हार से बच सकता है या बचना चाहिए, या फिर एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिससे विपक्ष हार रहा है या फिर महागठबंधन हार रहा है, एनडीए की जीत हो रही है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है एनडीए में जो एक के बाद एक कई सारे चुनाव उसको जीत दिला रही है। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध कोई जीतता भी है तो उससे सबक सीखता हारने वाला है। उसमें कौन सी ऐसी कला थी जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले एक झलक देखिए कि आखिर हार के बाद बिहार में किस तरह से बयान निकलकर सामने आए हैं जो हमें आज ये शो करने को मजबूर किया है। समीक्षा बैठक में हम लोगों ने विमर्श किया और जो अधिकांश समीक्षक ये बोल रहे हैं कि ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। अभी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नहीं, इतना सीट जीते हैं 202, डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं, 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। पहले प्रथम तो मैं चुनाव आयोग का बहुत ही मन से अभिनंदन करना चाहता हूं, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रयोग किया भाजपा के लिए, जो उनके मालक है चुनाव आयोग के भाजपा, उनके लिए जो प्रयोग किया एसआईआर का हो, 65 लाख मतदाताओं को यादी से निकालना हो, वो आज यशस्वी दिख रहा है। डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है। तो ये सारे बयान आपने एक के बाद सुने। हालांकि दर्शकों को बता दूं कि राहुल गांधी का जो बयान है वो दरअसल चुनाव नतीजे आने से पहले का बयान है। खैर, बयान पहले का है लेकिन आरोप वही है जो चुनाव नतीजे आने के बाद भी कई लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो सवाल वही है कि इस नतीजे के बाद क्या ये आरोप लगाना चाहिए, आरोप की जांच करनी चाहिए, या फिर ये सारा कुछ प्रक्रिया समानांतर आप चलाते रहिए लेकिन खुद अपने में झांक के देखिए कि क्या हमें कुछ सबक लेने की ज़रूरत है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज मंडल साहब जुड़ेंगे, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी हमारे साथ आएंगे। हालांकि इस शो में बता दूं कि तीन जो प्रवक्ता हैं, धनंजय गिरी साहब, सूरज मंडल साहब और जयंत जिज्ञासु जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो तीनों लोग डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के आगे, तीनों डॉक्टरेट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का शो बहुत ही बौद्धिक शो रहेगा और बहुत ही मीनिंगफुल बातें निकलकर यहाँ पे सामने आएंगी। शुरुआत में आनंद दुबे जी साहब आपसे करूँगा, चूँकि आप बहुत दिन बाद हमारे पैनल पर आए हैं, कि आखिर क्यों नहीं हजम हो रहा है, क्यों जीत की बधाई चुनाव आयोग को दी जाती है? लक्ष्मण जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, जब राजनीतिक मंच पर हम लोग आते हैं तो राजनीति तो करते हैं, आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं, शब्दों के बाढ़ निकलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जितना बोल सकते हैं हम लोग बोलते हैं। अब चुनाव खत्म हो गया है, जो जीते हैं वो सिकंदर हैं,
जो जीते हैं हम उनको बधाई भी दे चुके हैं, अभिनंदन भी कर चुके हैं और साथ ही साथ एक आत्मचिंतन भी कर रहे हैं कि इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट जो बिहार में एनडीए को मिली है वो कैसे मिली है। तो इसको हम समझ रहे हैं कि भाई अगर इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट ये लोग ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। हम आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग और बाकी इंडिया गठबंधन के लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि कहाँ कम पड़ गए। रैलियों में तो बड़ी भीड़ आती थी, हजारों लोगों की भीड़, हुजूम, नारे भी लगते थे, लोग कह रहे थे बदलाव होगा। पिछले 20 साल से एक ही पार्टी की सरकार है या एक ही मुख्यमंत्री है तो थोड़ा सा बदलाव चाहिए। तो परिवर्तन की बात थी। लोग कह रहे थे कि बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, सड़कों की खराब हालत है, बहुत सारे मुद्दे थे। यही सब मुद्दे लेकर हम लोग भी गए। एक पल भी कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो एक तरफा आएंगे। हमें लगा कि चलिए 10-20 सीट से वो आगे हो जाएंगे, चाहे 10-20 सीटों से हम आगे हो जाएंगे। जो अभी तक की बिहार में परंपरा रही है कि भाई 2-5 सीटों से ही सब रहता है, लेकिन ये एक तरफा क्लीन स्वीप है। तो इस पर जरूर एक चर्चा होगा। अब देखिए बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग ढंग से बात कह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, अब नए मुख्यमंत्री की 1-2 दिन में शपथ होनी है, तो अब मामला कोर्ट में जाएगा या कहां जाएगा, अब इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो हम लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी को हराना है लक्ष्मण जी, तो बीजेपी के जैसा बनना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी के जैसा बनने का मतलब सिर्फ सिंपल सा विषय है, साम दाम दंड भेद। अगर विरोधियों को या विपक्ष को या इंडिया गठबंधन को लगता है कि नैतिकता से बीजेपी को हरा देंगे, बड़े प्रेम से साफ सुथरी छवि लेकर बहुत ही नियम कानून में रह के, तो अब तो ये ऐसा होने जो जैसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी सुबह 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक केवल राजनीति की बात करती है, चुनाव की बात करती है, चुनाव जीतने की कला सीखते रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, गिरिराज सिंह कह रहे हैं अभी बिहार खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग बंगाल जा रहे हैं, बंगाल नहीं खत्म होगा फिर हम लोग उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, ऐसे घूमता रहता है उनका सर्कल। तो वैसे अब हम लोग को भी करना पड़ेगा। 24/7 365 डे राजनीति करनी पड़ेगी इस 2025-26 के युग में, नहीं तो फिर बीजेपी हमेशा चुनाव जीत जाएगी। क्योंकि उनके पास कला है ना, जो जीता वो सिकंदर है। अब इसमें लाख हम अपनी सफाई दें, वोट चोरी हो गई, डकैती हो गई, फलाने हो गया, कौन मानेगा यार, कौन सुनेगा। हाँ, वही पूछ रहा हूँ आनंद दुबे जी, ये तो अच्छी बात है ना, आप राजनीति करने आए तो राजनीति करिए, सुबह से शाम तक करिए। चुनाव में साम दाम दंड भेद अपनाया जाता है, ये कौन सा छुपा हुआ, सिर्फ बीजेपी अपना रही ऐसी बात तो है नहीं, पहले भी हर पार्टियां अपनाती रही हैं। तो हम उसकी रणनीति से सीखें, बजाय कि हम कहें कि चुनाव आयोग को बधाई दे रहे हैं। हाँ। नहीं, चुनाव आयोग हमारे महाराष्ट्र में तो चुनाव आयोग ने जो धांधली की है, मैं आपसे क्या बताऊं भाई साहब। एक मतदार संघ समझो वर्ली है जहां से आदित्य फिर बिहार में तो आप ठीक ठाक रहे, यहाँ पे आके फिर उसी पर आ गया। नहीं 19,000 मतदाता वहां फर्जी लीगल दिखाए गए कि भैया ये देखिए प्रूफ है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें समय दीजिए, हम दुरुस्त कर लेंगे। अगर जीता हुआ विधायक इस पीड़ा में है कि 19,000 फर्जी मतदाता हैं, तो जो हारा होगा बेचारा वो तो बेहोश होगा। तो यही तो दिक्कत है ना कि हम अगर सच्चाई भी बताएं तो आप कबूल नहीं करें, और वो झूठ भी बोले तो आप उन्हें इनाम बांटते फिरें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो जीत गए हैं, कंटिन्यूअस जीत रहे हैं, तो भाई अब क्या कहें। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है ना कि जनता जनार्दन जिसको जिताती है हमें सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आप मान रहे हैं ना कि जनता जनार्दन ने जिताया, सजा हमें मिली है। हाँ, हम इतने भी बुरे नहीं है जितनी बड़ी सजा हमें मिली है। धनंजय गिरी साहब, ये जिस तरीके, हाँ, भूल हुई जो इसकी सजा हमको मिली। धनंजय गिरी साहब, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आप लोग अपने चुनाव तो खुद लड़ते रहते हैं, ठीक है, अपना चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन जब आप लड़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि सामने वाले कहाँ मात खा रहा है, कहाँ उसको हमें पटखनी देना है, कहाँ उसकी कमजोर कड़ी है। तो ये जो सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये आपकी चुनावी रणनीति को बदलेगा क्या चलकर आगे? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, आपका एकांगी भाव से ये देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल कैसे बन गए। ये हमसे किसी ने प्रतिस्पर्धा तो नहीं की कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल एक भारतीय जनता पार्टी, जिसके कभी 2 सांसद होते थे, आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। हम अपने विचारों पर टिके रहे। वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक दल बनेंगे बिगड़ेंगे, देश रहना चाहिए। इस देश का विराट गौरवपूर्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य रहना चाहिए। हम राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। हम मानते हैं कि फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। 24/7 365 दिन अहरनी सेवा में है, 8 पहर। ये हमारे लिए तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित।
चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आप जिस जिजीविषा के साथ हम चले हैं, जिस तरह से अपने आप को होम करके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक ग्राम पर, बूथ लेवल पर, शक्ति केंद्रों पर, हर जगह जो हमारी उपस्थिति है, हर जगह जो हमारी मौजूदगी है, समाज के अंतिम पायदान के हर व्यक्ति से जिस तरह से हम जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले इसका जवाब पार्लियामेंट में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि सारी उम्र, विपक्ष पर कहा था कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष खड़ा होना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मेहनत करिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल थोड़ी है, इस देश के आम जनमन के मन का प्रस्फुटन है, उसके दमित आकांक्षाओं का प्रतिफल है, प्रस्फुटन है। जो लोग आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति, मान लीजिए कि एक पार्टी है, वो 5 पीढ़ियों से एक परिवार चला रहा है और बाकी अन्य दल हैं, वो जब शुरू है तब से वो परिवार चला रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक विचार के बल से चल रही है। अगर कोई दल परिवार के बल से चल रहा है और परिवार ही टूटने लगे तो पार्टी अपने आप टूटने लगती है। लेकिन अगर कोई दल वैचारिक बल से चल रहा है, सबल होकर चल रहा है, तो वैसे विचार के बल से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जनता आशीर्वाद देती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, ये जनता तय करती है कि किसको कितनी सीटें आएंगी, किसको कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या। हम ही ने नारा दिया था 400 पार का, हम उसमें सफलीभूत नहीं हो पाए। हम झारखंड में बहुत जिजीविषा के साथ लड़े, नहीं जीत पाए। तो हम कर्नाटका में हार गए, हम तेलंगाना में हार गए, हम हिमाचल में हार गए। लेकिन हमने स्वीकार किया, उस हार से सबक लिया, उस हार से सीखा, अपने जीत के रास्ते को आगे बढ़ाया कि भाई जनता ने हमें क्या इस जगह पे क्यों नहीं स्वीकार किया, क्या हमारे अंदर आज का सवाल यही है, हमने उस कमियों को दूर किया। आज का सवाल यही आनंद गिरी साहब, सूरज मंडल जी, कि भाजपा भी कई जगह चुनाव हारती है, एनडीए भी कई जगह चुनाव हारता है, लेकिन उस चुनाव से सबक सीख करके आगे बढ़ता। वो कभी ये नहीं कहता है कि ईवीएम खराब निकला, पहले भी चुनाव हारता था, भाजपा हमेशा सत्ता में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे चुनाव हारने के बाद अदृश्य शक्ति निकल कर आती है, जिस पर मैं जैन जिज्ञासु जी के पास आऊँगा आगे चल करके। भरोसा नहीं होता, इतने रिकॉर्ड वोटिंग कैसे हो सकता है, इतने रिकॉर्ड मतों से लोग कैसे जीत सकते हैं। इस तरह के बात करने से पहले आत्ममंथन क्यों न किया जाए? सूरज मंडल साहब। अभी आनंद दुबे जी ने बहुत अच्छे से कहा, आत्ममंथन आप कर रहे हैं, बिल्कुल मंथन हो रहा है। मंथन ये हो रहा है कि इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों के वोट के अधिकार को बचाने के लिए हम कहाँ चूक गए। देखिए, बहुत दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं आपको बता सकता हूं कि जो पहला चुनाव इस देश में हुआ था 1951, जब एक जबरदस्त, उस समय यूं कहिए कि कांग्रेस पार्टी का इस एक छत्र राजनीतिक रूप से ये पहचान थी, वो थे यहाँ। तो जो उनका स्ट्राइक रेट था वो था 74% जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उसके बाद और वहाँ कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, दूसरी बड़ी पार्टी सीपीआई थी, 16 सीट थी। उसके बाद 1984 आया और 1984 में एक इंदिरा जी का असैसिनेशन होता है, एक जबरदस्त लहर कांग्रेस के पक्ष में आती है और उस लहर में भी कितना स्ट्राइक रेट रहता है? स्ट्राइक रेट रहता है 76%। और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि 90%। तो बिल्कुल ये तो हमें लग रहा है कि कहां से आया। नौजवानों को न रोजगार है, पलायन जोरों पे है, गरीबी इतनी बड़ी मात्रा में है। हम ये भी नहीं कह रहे कि 10,000 जो आप दे दिए चुनाव के दरमियान, और उसमें जो चुनाव के आचार संहिता को धता बताते हुए आपने जो कुछ भी किया, और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रही है। अब चुनाव आयोग का भी देखिए ना, कितना दिलचस्प परिणाम सब आ रहा है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर एग्जैक्टली सेम वोट, 1,22,408, 1,22,480। इसी तरह के नीरज कुमार बबलू को भी 1,22,400 समथिंग, और सबसे ये कृष्ण कुमार ऋषि, उनका भी वही। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं ये हमें, और आपका इतना ईवीएम पर जबरदस्त आपको दिक्कत हो रही है कि क्यों प्रश्न उठा रहा है। जिस शासन को ये माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां की जो बड़ी अधिकारी है तुलसी गबार्ड आके कहती है कि किसी भी देश में ये ईवीएम जो है बिल्कुल प्रमाणिक व्यवस्था नहीं हो सकती है वोटिंग की। तो आप लोग के लोग तो जाके उनसे बात भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो बिहार में हुआ है
वो निश्चित तौर से जनादेश मंडल जी, जनादेश का ईवीएम को माहौल उड़ाया लेकर गया के है। अमेरिका के कोई मंत्री बात करता है तो उस पे हम भरोसा करें, या फिर हमारा चुनाव आयोग खुलेआम चुनौती देता है कि ये रहा ईवीएम, आप हैक करके दिखा दीजिए, आप इसको आपको छूने किसी भी नहीं तरह से देंगे। गड़बड़ झाला करके दिखा दीजिए। नहीं, आप लोगों को तो खुलेआम चुनौती दी गई थी, कोई गए नहीं वहां पे दिखाने अरे के लिए। तो आप ही अब को हम जब चुनौती देते हैं ना, आप वहीं से बैठे हुए मेरे कोर्ट के बटन को खोल दीजिए। नहीं, आपको तो कहा गया था, आपको तो कहा गया था चुनाव आयोग जाइए, वहाँ खुलेआम चुनाव आयोग रखा था ईवीएम की, जिसको कोई नहीं किया। मशीन को छुएंगे नहीं, उसको आंखों से देखकर उसको आप डिकोड कर दीजिए। देखिए वो छोड़िए, वो बहस दूसरी बहस है, मैं उस पर अधिक नहीं आपका नहीं, मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल सूरज मंडल जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये था कि किसको 1,22,000 कितने लोगों को मिला, 1,22,000 कितने लोगों को मिला, ये गिनने की बजाय, ये देखने की बजाय कि इतनी बेरोजगारी थी तब भी लोगों ने उनको वोट किया, हम या फिर कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन, ये क्यों न? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये तो चुनाव आयोग जो कह रहा है वो मैं बता रहा हूं, चुनाव आयोग के जो नतीजा है, मेरा कहना, आप ये क्यों नहीं देखते कि हमें आखिर क्यों नहीं लोगों ने वोट किया? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, पार्टी के अंदर क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, वो तमाम विषय पार्टी नेतृत्व के समक्ष है और उस पर निश्चित तौर से विचार होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, 7 करोड़ 42 लाख वोट आपने कहा SIR के बाद हमारे पास है और वो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद चुनाव होते हैं और फिर बीच चुनाव में चुनाव आयोग कहती है कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स हैं। ये कहां से आ गए भाई 3 लाख? और आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आप बार बार झूठ बोलते हैं कि हमारे SIR में किसी प्रकार से कोई भी विरोध दर्ज नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं मिली, 0 शिकायत है। मैं बार बार आपके चैनल और अन्य चैनल पे भी कह चुका हूं कि 79 लाख कंप्लेंट्स था। चुनाव आयोग अगर इसको नहीं देखती है और उसके पास कौन सी व्यवस्था है कि आप जाइए BLO के पास और BLO वो प्रमाण देता है क्या? कोई भी आप इस चुनाव में ही इन्होंने कहा कि 0 शिकायत मिली। तमाम आप ट्विटर पे देख लीजिए, एक्स पर, और इनको टैग करके हर रोज दिखाया जा रहा है कि CCTV बंद हो रहा है, कहीं पर पिकअप वैन आ जा रहे हैं, कहीं ट्रक लेके लोग घुस रहे हैं और ये सब आप 0 इसको कह रहे हैं। तो जाहिर तौर है अगर उसी व्यवस्था से चुनाव आयोग आनंदगिरी साहब, तो इट इज नॉट SIR, दैट मीन्स समरी इंटेंसिव रिवीजन। आप समरी इंटेंसिव रिगिंग कर रहे हैं चुनाव और ये दिख रहा है। आनंदगिरी साहब संक्षिप्त में जवाब दे दिए, फिर जयंत जिज्ञासु और संगीत रागे जी के पास जाऊंगा मैं। धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब, हाँ एक मिनट, धनंजय गिरी साहब संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर मैं हमारे पास जयंत जिज्ञासु जी हैं और संगीत रागे जी, उनके पास जाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि 90% पोलिंग कैसे हो गई, वैसे कभी तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी के सेशन पर भी नहीं हुआ था। तो भाई आपको दिल्ली का चुनाव देखना चाहिए, 97% से ऊपर कैसे पोलिंग हो गई, कैसे आम आदमी पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कर गई। आपको अगर पता ही नहीं है, आप इस तरह से बैठे रहेंगे, 95 चुनाव राहुल गांधी हार गए, तो आप कहते हैं, आप चुनाव की बातें कहाँ करते हैं? आप कहते हैं मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, मैं परमाणु बम फोड़ूंगा, मैं ये। आप जब बिहार में चुनाव हो रहा होता है 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप हरियाणा में कर रहे होते हैं कि ये चुनाव ऐसे हुआ। आपको आपके सहयोगी भी झेलने के लिए नहीं तैयार है। कांग्रेस की वो कश्ती हो चुकी है जिसमें जो भी सवार होता है डूब जाता है। 2 दिन पहले चुनाव का प्रचार समाप्त होने के 2 दिन पहले राहुल गांधी निकल चुके थे और जाकर के जंगल सफारी कर रहे थे। यही नहीं, जब राहुल गांधी कुछ दिन के लिए बिहार आए, उसके बाद से कोलंबिया में कॉफी बना रहे थे और बिहार में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे। आप जिस तरह से पैटर्न कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी जो देश के कोने कोने में होती थी, अब कुछ दिन में खोजना पड़ेगा कि कांग्रेस किस कोने में पाई जाएगी, कहां मिलेगी, किस जगह पे पाई जाएगी। अब तो आपको बिहार में एक क्षेत्रीय दल आपको वोट कटवा कह रहे हैं। ये स्थिति क्यों आई, इसका आप आत्मंथन करिए। कांग्रेस के नेता कर आप कह रहे 65 लाख वोट कटा, तो भाई 65 आदमी भी कहीं खड़ा होकर के कहा कि मेरा वोट कट गया है, मेरा वोट नहीं दिख रहा है, मेरे वोट कहां चले गए, कहां है। ये अगर आप नैरेटिव भी खड़ा करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास जो फैक्ट, जो फिगर हो, वो लोग हो। आप एक ड्रामा करना चाहते हैं, सीन क्रिएट करते हैं। इन्होंने राहुल गांधी जी ने एक सभा की, उसमें एक महिला को बुलाया, उस महिला ने बताया कि मेरा वोट कट गया है
और दूसरे दिन उसी महिला ने फिर प्रेस में आके कह दिया कि मुझे पकड़ के लाया गया था, मेरा तो वोट ज्यों का त्यों है। तो आप जो कहना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, ड्रामाबाजी जो कर रहे हैं, उसकी हवा निकल चुकी है। आप इस देश की जनता के सामने बेआबरू हो चुके हैं। 95 चुनाव हारने का आपके माथे पर एक रिकॉर्ड बन चुका है। और कांग्रेस पार्टी के नेता, अब तमाम देखिए, इनके बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे वो सब इस्तीफा दे रहे हैं बिहार में, और वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ एक परिवार है, देखिए परिवार में क्या टूटन की स्थिति आ गई है। हार के का ठिकरा कोई लेने को तैयार नहीं है, भाई अलग, बहन अलग, क्या क्या ठीक है। स्वभार से समाप्त हो रहे हैं लोग। गिरी साहब के पास आता हूं मैं, जरा एक बार धनंजय जैन जिज्ञासु जी को जोड़ लिया जाए। वो थोड़ा सा लेट से आया था तो हम लोग दिखा नहीं पाए थे। जैन जिज्ञासु जी आइए। तो हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि दरअसल इस पे महागठबंधन जो है वो हार का ठिकरा SIR पर, EVM पर या फिर रिकॉर्ड वोटिंग पर फोड़ने की बजाय क्यों नहीं आत्ममंथन करे कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आगे भी चुनाव आएंगे, उसके लिए मजबूती से लड़ा जाए, उसकी रणनीति बनाई जाए। भाजपा ने क्या ऐसा कुछ कर दिया जो हमें सीखने की जरूरत है? इस पर क्यों नहीं मंथन चलता है? देखिए, कल हम लोगों की पार्टी ने एक गहन समीक्षा की और बहुत ईमानदारी से इस पर एक बड़ा मानस मंथन हुआ और सारे उम्मीदवारों ने अपने अपने तजुर्बे चुनाव के दौरान जो उनको हुए, काउंटिंग हॉल के अंदर जो हुए, उसको उन लोगों ने साझा किया। और कल विधायक दल का नेता राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से तेजस्वी यादव जी चुने गए हैं और एक बात को लेकर कोई दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह पूरा चुनाव ही व्यवस्था का चुनाव था, पूरा चुनाव प्रबंधित था और बहुत ही सुनियोजित तरीके से कुछ अद्भुत किस्म के संयोग गढ़े गए इस व्यवस्था के द्वारा। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से जीविका दीदियों को 1,80,000 की तादाद में पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए जाने का कोई फरमान सुनाया गया हो। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको लगाया गया था, लेकिन बिहार के सभी पोलिंग स्टेशन पर टेबल लगा के वो जीविका दीदी बैठी रहीं। उनकी हथेलियों में मेहंदी लगी हथेलियों पर जो सत्तारूढ़ दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह कमल, कहीं पर तीर छाप जनता यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह, कहीं इनके सहयोगी दल का चुनाव चिन्ह। और इस तरह से ये कहा गया उन महिला वोटरों को कि भाई ये जो आपके खाते में आए हैं, अगर आप लोग नहीं वोट करते हैं तो वो 2 लाख रुपया आपको नहीं मिलेगा जो 6 महीने बाद मिलने वाला है, और ये भी वापस करना पड़ेगा। ये सारी बातें कल साझा की गई हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव में हार जीत लगी हुई रहती है, वो तो एक बात, लेकिन हम सभी वोटरों का धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका भी जिन्होंने हमारे एजेंडे को समर्थन देते हुए इंडिया ब्लॉक को वोट किया, और उनका भी शुक्रिया जो हम लोगों को वोट नहीं कर पाए, लेकिन हम उनका दिल जीतने का प्रयास निरंतर अगले 4-5 वर्षों तक करते रहेंगे। हमारी जो आपत्ति है वो इस बात पर है कि जिस विधानसभा क्षेत्र संदेश में हमारी उम्मीदवार 53-54 हजार वोट से किरण देवी जी जीती थी 2020 में, महिला उम्मीदवार के बतौर सर्वाधिक मतों से जीतने वाली वो उम्मीदवार रही, उस विधानसभा क्षेत्र में जो समाजवादियों का गढ़ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां हमारे उम्मीदवार दीपू सिंह राणावत जी को प्रशासन के द्वारा 25 राउंड की गिनती में लगातार आगे रहने के बावजूद 27वें राउंड में हरा दिया गया। और किसके इशारे पर हराया गया है? दिल्ली और पटना से फोन गया है। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कह दिया कि आपका सर्टिफिकेट तैयार है, बन रहा है, अब आपको लेना है, तो जो हमारे विरोधी दल के उम्मीदवार थे जनता यूनाइटेड के, वो बाहर जाते हैं, पता नहीं किससे बात करते हैं, और डीएम और एसडीएम दोनों को फोन आता है। वो एसडीएम तो बेचारी थरथरा रही थी, वो नहीं चाहती थी कि बेईमानी हो, लेकिन ये मीठा मीठा बोल के इन लोगों ने वहां पर बेईमानी की। दूसरी बात की और आपका मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जब मैंने सुना जाए, क्लासिक एग्जाम्पल है, बिल्कुल थे, हमारे उम्मीदवार भी थे, हमारे उम्मीदवार थे, रजिस्टर किया, जितना प्रतिरोध किया जा सकता था लोकतांत्रिक तरीके से उतना किया गया। मैं कह रहा हूं कि 27वें राउंड में आपने इसकी शिकायत करी नंबर बूथ का, अब आप सुन ही नहीं रहे हैं लक्ष्मण जी। मैं कह रहा हूं कि अभी तो कल हमारी समीक्षा हुई है, शिकायत किसको किया जाता है? जो वहां पर ऑब्जर्वर आता है चुनाव आयोग की तरफ से। जब पूरा तंत्र ही मिला हुआ है तो किसको मैं शिकायत करूं? अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे,
मैं आपसे कह रहा था कि इस एक विधानसभा क्षेत्र के उदाहरण को आप इस आधार पर देखें कि पूरे बिहार में यही फर्जीवाड़ा हुआ है। और सबसे आपत्तिजनक बात लक्ष्मण जी, कि काउंटिंग हॉल के अंदर उम्मीदवार रह सकता है, आरओ टेबल पर उम्मीदवार या पार्टी की तरफ से जो हमारे काउंटिंग एजेंट वो रह सकते हैं, हर टेबल पर काउंटिंग एजेंट होते हैं, लेकिन एक प्रत्याशी जो उस क्षेत्र का उम्मीदवार नहीं है, उनके पिताजी जो पहले लेजिस्लेटर रहे, उनकी मौजूदगी कैसे उस हॉल में थी और वो कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पदाधिकारी को। ये लूटा गया है इस जनादेश को, और इस 50 अवैध वोट कम से कम हर बूथ पर जोड़े गए हैं। और आपको संदेश के बारे में एक और जानकारी दूं कि हर राउंड की गिनती के बाद 10 वोट विरोधी उम्मीदवार के हिस्से में जोड़ दिया गया, और अंत में यह कहा गया नहीं हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं, टेबुलेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर पर चढ़ा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि अगर इस तरह से चीजें होंगी तो हमने अंदरूनी अपनी कहीं कमजोरी अगर है कतिपय, जो बाह्य बखेड़ा खड़ा किया गया और जो अदृश्य ताकत का दबाव है, इन तीनों पहलुओं पर कल हम लोगों ने विचार किया। और हमारे सामने आगे एक बड़ी लड़ाई है, और उस लड़ाई के लिए जनता को उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए, तैयार करने के लिए, उनके सचेतीकरण के लिए हम पूरी मुस्तैदी के साथ एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी समर्थक हैं, सदस्य हैं, ठीक है, आपने तो पूरा चुनावी भाषण कर दिया चंदन जुगासी जी। ये लड़ाई कौन सी है? ये लड़ाई कौन सी है जो बार बार जोड़ेंगे? ये लड़ाई सड़कों को गर्म करेंगे, संसद और विधानसभा को मावारा नहीं होने देंगे। और हम कह रहे हैं कि तेजस्वी जी की अगुवाई में इस लड़ाई को हम एक बार फिर से मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, प्रौढ़ों ने, नौजवानों, तरुणों, किशोरों ने हम लोगों को समर्थन दिया, और हम सबसे बड़े मत प्रतिशत प्राप्त करने वाले दल है। और हमारे इंडिया ब्लॉक को भी एक शानदार हम लोगों को समर्थन दिया गया हमारे एजेंडे को। किस परिवार को नहीं चाहिए एक नौकरी? किस किसान को नहीं चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य? किस सेवानिवृत्त कर्मी को नहीं चाहिए? जैन जी आता हूँ, जैन जी आपके पास आता हूँ, धनंजय गिरी साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन जरा संगीत रागे जी को इसमें जोड़ लूँ। ठीक है, आपका एजेंडा फिर हम आगे बात करेंगे। धनंजय गिरी साहब से इस पर रिएक्शन लूंगा। संगीत रागे जी, ये तो रिएक्शन आपने सुन लिया आरजेडी के प्रवक्ता की तरफ से, इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आपने सुना, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए लक्ष्मण जी, आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, ये अपने आप में एक प्रमाण है कि रिगिंग नहीं हुई है। लोगों ने वोट किया आरजेडी को, लेकिन आरजेडी के एजेंडे को बिहार की जनता ने नकार दिया। जंगल राज का जो नैरेटिव था वो चल गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसे राजनीतिक तौर पर लाया, और लोगों को लगा कि ये वाकई ये लालू प्रसाद के जो वारिस हैं उनसे हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो एक बिहार को एक अच्छा बिहार, एक अच्छा सुशासन दे सके। डेमोक्रेसी में एक होता क्या है, हम अपने एजेंडे को लेकर के जाते हैं, आप अपने एजेंडे को लेकर के जाते हैं, और जनता उसके बीच में चुनाव करती है। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी में, इस मुद्दे पर दोबारा आऊंगा, कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव है, राहुल गांधी को या तो राजनीति नहीं आती है या राजनीति में अभी भी बहुत लड़कपन है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव की गंभीर स्थितियां चर्चा चल रही थी, सीटों के वितरण के मामले चल रहा था, और तेजस्वी उस चीज को लीड कर रहे थे। कायदे से होना क्या चाहिए था कि अपना सारा ईगो छोड़ करके कांग्रेस पार्टी बिहार में 7-8% से ज्यादा मत लेकर के नहीं आई, लेकिन उसको चाहिए कितना था? 71 सीटें चाहिए थी, 72 सीटें चाहिए थी, अपने मनपसंद की सीटें चाहिए थी। तेजस्वी के साथ समझौता करने के बजाय तेजस्वी को नीचा दिखाने के ईगो में लगे रहे कांग्रेस पार्टी। जब चुनाव का प्रबंधन करना था तो युवराज कोलंबिया में 7 स्टार होटल में थे, कहां थे मुझे नहीं मालूम है। जब चुनाव होने लगा तब भी चुनाव के प्रचार में वो नहीं आए, और चुनाव का जब दूसरा राउंड चल रहा था तो उस समय जाकर के वो मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्षों के संगठन मंत्रियों के साथ बातचीत में उलझे हुए थे। तो जब ये अजीब स्थिति है कांग्रेस पार्टी का, आप देखेंगे कि ये पहली बार ऐसा कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। ऐसा कौन आदमी करता है? जब कश्मीर के अंदर उनको सीटें दी गई थी, जम्मू के, लेकिन राहुल गांधी चुनाव प्रचार कहां कर रहे थे? कश्मीर के अंदर।
घाटी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि यदि हम यहाँ तो पिट जाएंगे, यहाँ तो हमें सफलता मिलेगी नहीं, तो हम डिस्क्रेडिट किए जाए। अरे भाई, आप राजनीति में पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हैं। यदि आप एक परिवार के नहीं होते, गांधी परिवार के नहीं होते, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होता। 95 चुनाव आप हार चुके हैं। आप अपने एजेंडे को थोपते हैं जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इससे पहले के जो आपने संगीत रागी जी करना चाहते थे, तेजस्वी संगीत रागी जी, ये जो बात आपने शुरू में कही, रणनीति वाली बात, हाँ हाँ बिल्कुल, इस पे मैं आ रहा हूं। मैं जो आपने शुरू में बात कही संगीत रागी जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सूरज मंडल साहब, आप जरा इस पे गौर फरमाइएगा जो इन्होंने कहा। 10 सेकंड संगीत रागी, 10 सेकंड, हाँ प्लीज। देखिए सोशल कोएलिशन एनडीए का बहुत अच्छा था, 7% के आसपास अच्छा था, और लोकसभा चुनाव में भी वो 176 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर लीड कर रही थी। तो ये जो आरोप है कि मैनेजमेंट, बिल्कुल है, मैनेजमेंट करना ही चाहिए। चुनाव लड़ किस ले रहे हैं? झाल बजाने के लिए थोड़े कोई लड़ता है पॉलिटिकल पार्टी। लालू प्रसाद यादव जी के चुनाव नहीं प्रबंधन करते थे, शिवसेना प्रबंधन नहीं करती थी। आपके पास वो है नहीं, आप जमीन पर आपको उतरने के लिए आदमी नहीं है, और फिर कहते हैं यदि आरजेडी के पास प्रबंधन था, आरजेडी के पास लोग थे। मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, 10 सेकंड आपका संगीत रागी जी हो गया है। एक मिनट जरा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब ले लेता हूं। एक लाइन में जोड़ दूं सूरज मंडल साहब, ये जो इन्होंने आरोप लगाया कि जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव से पहले कुछ दिन पहले राहुल गांधी देश से कहीं विदेश में चले गए, कहीं बाहर चले गए, ये सारी चीजें कई लोगों ने कहा। और इसमें यह भी चीज नोटिस करने वाला था कि दूसरी तरफ अगर आप भाजपा की तरफ से देखें तो उनके कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री वहां पे घर घर जाके पर्चा बांट रहे हैं। ये सब भी एक रणनीति का एक हिस्सा होता है, लेकिन उस तरह का एग्रेशन नहीं दिख रहा था महागठबंधन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, ये भी आरोप लगता है। सूरज मंडल निश्चित तौर से निश्चित तौर से जो एक लीड मिला था वोटर अधिकार यात्रा के तौर पर, उसको बरकरार रखना चाहिए था, मैं मानता हूं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि विदेश चले गए, देखिए विदेश ऐसे नहीं गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका आमंत्रण था। अब जो लोग अपनी डिग्री छुपाते हैं वो कहाँ से जाएंगे बाहर कहीं टॉक देने? जो हार्वर्ड से पढ़े हैं वही जाएंगे, उन्हीं को बुलाया जाएगा। जंगल राज का जिक्र अब हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे तो नहीं, संघ प्रचारक के रूप में ही बात कर रहे थे। तो चलिए, मैं जंगल राज का जो एक नैरेटिव दे रहे थे वो बड़ी दिलचस्प है। देखिए, जंगल राज को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1 रुपया प्रति माने 1050 एकड़ 10 लाख पेड़ अडानी को सौंप दिए प्रति में। अडानी ने उन पेड़ों को काटना शुरू किया। अब जंगल राज से बिहार मुक्त होने वाला है। बिहार में जो क्राइम रेट है एनसीबी के अनुसार, नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक क्राइम और खासतौर से महिलाओं और SC/ST के विरुद्ध बिहार में था और है। तो आप उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ 20 साल जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जिस विश्वविद्यालय में हमारे माननीय साथी हैं बड़े शीर्ष पर, मैं बता दूं कि वहां सिलेबस से मुगल कालीन हिस्ट्री को हटा दिया गया। यानी नैरेटिव में सीधे इधर से उधर वही काम ये कर रहे हैं, अपने इतिहास को, 20 साल के अपने शासन को बिल्कुल नजरअंदाज करके। जब मुजफ्फरपुर में बाल गृह कांड होता है, बच्चियों पर इतना भीषण क्या कहना चाहिए, एक वहां पर उनके साथ अन्याय होता है, इन सभी चीज को बुलाकर आप सिर्फ एक नैरेटिव को करें। आपके पास प्रचार तंत्र मौजूद है और बहुत ही मजबूत है। तो उसके लिए हम मानते हैं इस बात को। आपके साथ जो भी बात आप कहते हैं, सही झूठ, उसके लय में लय मिल जाता है और हम लोग को अपनी बात को पहुंचाने में भी भारी दिक्कत होती है। आप जैसे कई कार्यक्रम में मैं तो अपनी बात को रख पा रहा हूँ, कई बार तो रख भी नहीं सकते, वहाँ बिल्कुल शोर होने लगता है। बहुत हमारे सम्मानीय साथी हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बातें रखनी थी बिल्कुल रख पाया भी हूँ। लेकिन ये देखिए, ये स्थिति चुनाव के दौरान नहीं,
तो कुल मिलाकर मैं मानता हूं नहीं, जो कई बातें हैं जो बिल्कुल आप अच्छी बात क्या, मुझे सबसे खुशी इस बात को लेकर कोई सूरज मंडल साहब कि आपने स्वीकार किया कि हमारी कमी कहाँ पे रह गई। मैं आनंद दुबे जी के पास भी जाऊंगा, धनंजय गिरी साहब भी हैं, लेकिन एक मुद्दा जो जयंत जिज्ञासे जी जो निकला अभी सूरज मंडल साहब की तरफ से और जो संगीत रागे जी की तरफ से, जो वोट अधिकार यात्रा जो चली उसमें जिस तरीका का मोमेंटम बना था वो ग्राउंड पे नहीं दिखा। लोगों ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस और आरजेडी में सही से तालमेल नहीं बैठ रहा है एजेंडा को बैठाने को लेकर के। कांग्रेस जिस एजेंडे को लेकर चल रही है उसको आरजेडी स्वीकार नहीं कर रही है, आरजेडी जिस एजेंडे को लेकर चल रही है कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। तो ठीक है, वोट हो गया, हार जीत होना था जो हो गया, लेकिन ऐसे गठबंधन से क्या फायदा जब आपके बीच में इस तरीके का तालमेल नहीं होता एजेंडे को लेकर के, वोट चुनाव यात्रा को लेकर के, चुनाव की रणनीति को लेकर के। तो ये फ्यूचर के लिए भी इम्पैक्ट करेगा? नहीं, देखिए, हम लोगों का एक साझा लक्ष्य था और हमारा एजेंडा भी एक था और लक्ष्य साझा था, एजेंडा भी एक था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। नहीं, कोई रास्ता अलग नहीं था लक्ष्मण जी, साझा घोषणा पत्र भी था। समन्वय के मामले में आप भी सूरज मंडल जी की तरह स्वीकार कर लीजिए ना कि समन्वय की दिक्कत थी। नहीं, हम तो अपनी बात शुरू ही किए थे, पूरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि समन्वय के मामले में निश्चित तौर पर हम और बेहतर इसको कर सकते थे। अपने एजेंडे को पहुंचाने, जनता तक पहुंचाने के तौर तरीके को भी और प्रभावी बना सकते थे। समय का अभाव जरूर रहा और हमारा एक बड़ा हिस्सा हमारे वक्त का वो जनता को यह बात कन्वे करने में गया कि ये जो एसआईआर हो रहा है इसमें आप सबको बहुत ही चौकस चौकन्ना रहना है। और इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा हो या बिहार अधिकार यात्रा हो, उसमें सारे मुद्दे भी साथ साथ कहे जा रहे थे और बिहार की बदहाली के बारे में बताया जा रहा था और परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। लेकिन क्या यह चुनाव आयोग नहीं देख पा रहा था कि आदर्श आचार संहिता का इस कदर उल्लंघन हो रहा है कि आप किसी मतदाता को उनके घर से एक बात तो कहे, एक बात कि आप किन्हीं को उनके घर से नहीं ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ट्रेन में भर भर के लाए जा रहे थे। एक संयोग सिर्फ देखिए लक्ष्मण जी, ये लोग कहते हैं कि हमने पांडवों की तरह समन्वय बनाकर चुनाव लड़ा, तैयार रहिएगा, सारी चीजों को जवाब दे दीजिए। एक वाक्य लक्ष्मण जी कि ये कैसा संयोग है और कैसा प्रयोग है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवारों को, सम्राट चौधरी जी को 1,22,480 वोट, नीरज कुमार सिंह जी को 1,22,491 वोट, विजय सिन्हा जी को 1,22,408 वोट, वीरेंद्र कुमार जी को 1,22,773 वोट, कृष्ण कुमार शाही जी को धनंजय गिरी साहब, ये कैसा संयोग है, कैसा प्रयोग है धनंजय गिरी साहब? ठीक है, ये कौन सा इत्तेफाक है हम जानना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक के भी धनंजय गिरी साहब बता दीजिए। जिस लोकतंत्र, ठीक है जयंत जी, एक मिनट सुनिएगा तब तो। जयंत जी सुन तो लीजिए, धांधली हो जाए। धनंजय गिरी साहब, नहीं मैं तो ये कौन सा संयोग, कौन सा प्रयोग है? मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरते है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं और बहुत एहतराम से इनकी बात सुनता। दामन पे कोई छींट, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, ये कैसा करामात है चुनाव आयोग का? हम तो आपको कुछ कह ही नहीं रहे हैं, ये तो चुनाव आयोग का जयंत जी सुन लीजिए, जयंत जी एक बार सुन तो लीजिए। नहीं, शेर का उदाहरण नहीं रखा जाता है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, जो कहते हैं कि वो दर्ज हो नहीं सकता एफआईआर में जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में, वो क्या है? वो गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के आंसू है, वो दर्द है। वो 118 दुलार चंद यादव की हत्या हो गई और ललन सिंह ने कहा कि हम सबको अनंत बाबू लक्ष्मण जी क्या बदतमीजी है? लक्ष्मण जी आइदर यू डाउन हिज ट्रेडर और अदर अलाउ मी टू स्पीक। नहीं, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। एक मिनट केंद्रीय मंत्री गुंडे की भाषा। धनंजय गिरी साहब बोलने दीजिए। जयंत जिज्ञासे जी एक मिनट, जयंत जिज्ञासे जी ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, फेयर नहीं होगा। अब बोलिए धनंजय गिरी साहब, बोलिए। धनंजय जिज्ञासु जी अब एक मिनट शांत रहिए। धनंजय गिरी साहब। लक्ष्मण जी, चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश होती नहीं सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। और कहां राजद की नैया कहां डूबी? 2010 में डूब चुकी थी। 2010 में सीटें कितनी आई थी? 22। कितनी सीटें आई थी लक्ष्मण जी? 22। ये तो 2015 में नीतीश कुमार ने जिंदा कर दिया आपको।
मरे हुए पार्टी को जिंदा कर दिया। 2020 में तेजस्वी आप हमारे यहां से चिराग अलग हो गए, लड़ गए, आप जिंदा हो गए। नहीं तो 22 उस समय आया था, 25 इस समय आया है, 3 सीट आपका तो बढ़ ही गया है। आपको तो अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी वक़्त, अपनी वजूद को समझना चाहिए कि आप 22 के लायक हैं। 22 के कहरा से ज्यादा आप बढ़ नहीं पाएंगे। बाकी आप कह रहे हैं कि किसको नौकरी नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन जो तेजस्वी, जिसको बड़ा भाई कहता है फेलस्वी, जो बेचारा खुद किसी चपरासी के नौकरी का भार भरने की अहर्ता नहीं रखते हैं, वो कहते हैं मैं हर घर को सरकारी नौकरी दूंगा। ये मौकरी कर रहे हैं भाई, ये मौकरी जब आप कर रहे हैं, ये अनपढ़ गंवार आदमी ऐसी बातें कर सकता है। तो बिहार की कोई आवाम, कोई जनता सरे बाह करती है कि ये मौकरी कर रहा है, ये तमाशा कर रहा है, ये बाप के नक्श से कदम पर चल रहा है, जिसने 118 नरसंहार किए। जिस समय बीसी बसाक ने लिखा, चीफ जस्टिस ने लिख के गवर्नर को दिया कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं और मुझे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार को कलकत्ता सुरक्षित पहुंचा दीजिएगा। ये वो दौर था, ये जंगल राज की वो वानगी थी जो 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 जंगल राज के अंधेरे में जब लूट की ललकार रही थी, जब ललटेन से लहूलुहान बिहार था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे छुप गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं देखिए सच क्या है लक्ष्मण जी, सच सुनने को कोई सच तैयार नहीं, सच्चाई सुनने को कोई तैयार नहीं। करते रहेंगे। अरे भाई पहले परिवार को बचा लीजिए। बहन गाली दे रही है, सगी बहन कह रही है कि हम पर चप्पल चल रहा है। आप माई बहनी योजना ला रहे हैं, माई बहन मैया बहनी योजना ला रहे हो, बहन कह रही है हम पर चप्पल चल रहा है। सगी बहन कह रही है कि चप्पल से मार खा रही है। जो आदमी सगी बहन पर चप्पल चलवाता हो उसको मैया बहनी योजना में कौन विश्वास करेगा? अरे खोखली बातें, झूठी बातें, फर्जी बातें कहने बैठे कौन विश्वास करेगा लक्ष्मण जी? अगर आप कहे कि मैया बहनी योजना ला रहे हैं और अपनी बहन कहे, सगी बहन रास्ते पर जो किडनी दी है, वो जो बहन जिसने किडनी दी है वो आकर के कह रही है। लक्ष्मण जी, जिस बहन ने किडनी दी है वो कलगी खोल रही है। ऐसे में तो सारे संस्था पे ऐसे आरोप लगते रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा जवाब दे पाना। हालांकि दोनों पार्टियां ऐसे लड़ रही हैं, इस पे आगे बातचीत करूंगा। ऐसा कर छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आपके पास भी आता हूं दुबे साहब, और संगीत रागी जी आपके पास भी आऊंगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है उसके बाद क्या एक बार फिर से SIR, EVM जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए या फिर महागठबंधन को, विपक्ष को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं के बीच में नोकझोंक हो रही थी। मैं आनंद दुबे जी से आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि आपके भी सहयोगी दल हैं कांग्रेस, और कहीं ना कहीं आप भी एक दायरे में जब आगे बढ़ेंगे तो महागठबंधन का हिस्सा ही बन जाते हैं। तो ये संस्थाओं पर आरोप लगाना तो बंद कर देना चाहिए, कोई स्वीकार कर नहीं रहा है। ये EVM पे कई चुनावों के बाद हंगामा उठता है। लक्ष्मण जी, ऐसा है कि अगर चुनाव आयोग और SIR के इतर बात करें तो कहीं न कहीं प्रबंधन में हम कमजोर पड़े हैं और ये हमें बहुत ही विनम्रता से मानना चाहिए। देखिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन में अगर हम अंतर समझें, एक के बाद एक कई सारे विधानसभा चुनाव में प्रबंधन में आप चूक होते हैं। इसका मतलब आप या तो गलती करके सुधरना नहीं चाहते हैं या फिर गलती स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। नहीं, सुनिए पहले, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हम तो सुधरना चाहते हैं, लेकिन हमसे बेहतर अगर कोई कर देगा तब तो वो जीतेगा ही। अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान के बीच में जो मतभेद थे, 2020 में जो नुकसान जेडीयू को हुआ था, 2025 में आप देखिए 30 सीट तो केवल चिराग पासवान की मदद से नीतीश बाबू ने जीत लिए। तो 30 सीटें कम नहीं होती, पहला एक प्रबंधन। दूसरा, MIM ने 5 सीटें तो जीती ही जीती, 15-20 सीटों पर नुकसान भी पहुंचाने का काम किया महागठबंधन को, वो दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज की, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में देरी की, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव जी के चेहरे की बात हो, चाहे वहां तेजस्वी जी की हो, उसका भी फटका हमको पड़ा है। तो एक चीज जब हम करते हैं, 10,000 रुपए जो महिलाओं को मिलते हैं तो पैसा कोई मायने रखता है चीज, जहां बिल्कुल कुछ नहीं वहां 10,000 रुपया बहुत बड़ी बात है, उसका भी फायदा हुआ है। कई चीजें हैं, जब हम हारते जीतते हैं तो उस पर विश्लेषण होता है, कई चीजें होती हैं। उसमें से एक चीज वोट चोरी या SIR या चुनाव आयोग हो सकता है, लेकिन 9 चीजें और भी हैं, उस पर कहीं ना कहीं एनडीए ने बेहतर काम किया और रिजल्ट में भी दिखा है। जिस प्रकार आधे दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री लग गए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ, यूपी बिहार का जो बेल्ट है वहां पर उनके जो योगी आदित्यनाथ जी की जो रैलियां हुई, हमारे यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी गए, विनोद तावड़े जी वहां
वहां डेरा डाले हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसा केंद्रीय मंत्री कई महीनों से डटा है। तो बहुत सारी चीजें ना बीजेपी पूरे एक प्रकार से एक टीम बनकर काम जो की हम नहीं कर पाए, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये तो हम मान ही रहे हैं, उसमें एक दो मुद्दे हमारे भी हैं। अब ठीक है, अब 2030 से पहले तो कोई चुनाव नहीं है तो बिहार में, तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हाँ हमारी बातें जब हम सामने लाएंगे तो हम उसमें एक ये भी कहेंगे कि हाँ मतदान सूची में या मतदाताओं की सूची में गड़बड़ियां हैं, उसको भी आप सुनिए। आप सुन के चाहे उसे दरकिनार करिए, लेकिन आप सुनेंगे ही नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं इस पर कोई बात ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप जीते हैं तो हमने आपको पहले बधाई दे दिया, हम हारे हैं तो हम हताश हैं, निराश हैं, लेकिन फिर हमारी मीटिंगें शुरू हो गई। दिल्ली में इंडिया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बैठकें हो रही हैं, हमारे यहाँ हो रही हैं। तो ये सब तो चलता रहेगा राजनीति में, लेकिन हाँ एकदम हम लोग खत्म नहीं हो गए हैं कि पता चला सुपड़ा ही साफ हो गया, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, तेलंगाना जीते, बहुत सारे राज्य में हम लोग झारखंड जीते हैं, तो अभी आगे भी जीतेंगे। अभी महानगर पालिकाओं के चुनाव जीत लेंगे, फिर आने वाले राज्य में बहुत सारे चुनाव हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खत्म हो गए हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग खत्म हो गए। यहाँ तक कि बिहार में भी एनडीए की जीत हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज के हिसाब से आपको आरजेडी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट मिला। यहाँ पे संगीत रागी जी, इन सब के बावजूद चुनाव आयोग को बख्शेंगे नहीं, एसआईआर को बख्शेंगे नहीं और ईवीएम को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है और वो जो जिसे कहते हैं इलेक्टोरल रोल, उसमें शुद्धिकरण का काम किया है। और मुझे लगता है कि यदि यही जारी रहा तो गलत फेक वोटिंग नहीं होगी और बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रहेगा, चाहे ये जो कुछ कहते रहे। एक दूसरी बात, एक बेहतर प्रबंधन जैसा कि आपने जिक्र कर दिया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं कि अमित शाह जैसा व्यक्ति जाकर के जो कार्यकर्ता रूठे हुए थे, जो नेता रूठे हुए थे, उनको मनाने की जिम्मेदारी ली। क्या कांग्रेस पार्टी में किसी ने किया? आपकी अपनी बहन नाराज हो जाती हैं, क्या तेजस्वी ने अपने परिवार को संभाल करके रखा? नहीं संभाल करके रखा। चौथी बात ये कि 10,000 जो है वो वोट पड़ा है, हो सकता है उसमें बहुत काम किया हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। और जो आरोप है विपक्ष का कि चुनाव के दरमियान भी हुआ है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं न इसे खंडन कर रहा हूं, ना मैं इसको कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि आपने भी 30,000 देने का वादा किया था, हर घर नौकरी देने का वादा किया था। आपको पता है कि न आपके देने की कुवत है और न ही वहां पर जनरेट करने का, आप इतने नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते थे। तो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो आपने किया, नैरेटिव लेकर के बिहार की जनता ने उसे खारिज कर दिया। जो सोशल पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी का था और जो बिहार के मुख्यमंत्री का था, उसको जनता ने एक्सेप्ट किया। जंगल राज के नैरेटिव को जिन लोगों ने नहीं भुगता है, उनको पता है कि क्या अपहरण की संस्कृति हुआ करता थी और मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्यमंत्री का आवास ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रागी साहब, ये भी गौर करने वाली बात है कि 20 साल पुरानी घटना को याद दिला करके उन घटनाओं को ताजा कर दिया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा लक्ष्मण जी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से जिस पीढ़ी ने जंगल राज को नहीं देखा था, अपहरण की संस्कृति नहीं देखा था, गड्ढे नहीं देखे थे, हत्याएं मास मैसेकर नहीं देखा था, सनारी हो, बातें हो, एक के बाद एक, वह उन चीजों को याद दिला करके लोगों को बताया कि भाई इस सरकार के साथ जाने, गठबंधन के साथ जाने का मतलब है कि फिर से उसी जंगल राज में आ जाना। तो ये नैरेटिव चल गया, इसको स्वीकार करना पड़ेगा विपक्ष को। हाँ, सूरज मंडल साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जयंत जी, गासी जी, आप भी पहले सूरज जी, फिर जयंत जी आपके पास आऊंगा। मैं छोटी-छोटी 2-3 बातें कर दीजिए, अपने समय में एक जी गिरीश जी, हाँ धनंजय साहब दिया जी। संगीत रागी साहब बोले, बहुत अच्छी बात बोले, कुछ चीज याद दिला दिया। दिक्कत ये थी कि गुजरात में 2000 में जो कत्लेआम हुआ था, हम उसकी याद नहीं दिला पाए। और इन्होंने संस्था की बात की, किस तरह से 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठकर ये कहा कि जो तमाम जो लोकतंत्र है वो खत्म हो चुका है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, सब जानते हैं। और जहां तक सवाल है अमित शाह जी के, अमित शाह जी आकर होटल में बैठकर सीसीटीवी पर, तमाम सीसीटीवी पर
कागज लगवा कर किनको क्या बुला रहे थे। अगर वही जनतंत्र की विधि है और उसी प्रकार से अगर जनतंत्र में आप ये लेते हैं, उधर दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, उसके बाद आप पटना में बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये मैं नहीं समझता हूँ कि जनता के प्रति आप न्याय कर रहे हो। और आखिरी में एसआईआर की जो ये बात कर रहे थे, एसआईआर ने तमाम दिक्कतें तो बार बार दिख रही थी। अभी क्विंट ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला है कि जिन जिन जगहों पर एसआईआर से जितने वोट कटे हैं, ठीक उतने ही वोट से कई जगह 75 सीटों पर जो पहले महागठबंधन के पास था वो सीटें हारी है। तो ये बहुत ही प्लान्ड वे में है। और इसका एक मिनट धनंजय साहब कुछ बोलना चाहते हैं। जो दुबे साहब सूरज जी एक मिनट जरा, सूरज जी एक मिनट, धनंजय गिरी साहब बहुजन समाज पार्टी, फिर जयंत जी के पास। लक्ष्मण जी, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट जीती है और वो 30 वोट से जीती है। और ऐसे बहुत से सीटें हैं जो हम 100 के नीचे हारे हैं। 3 सीटें तो स्पष्ट है जो हम 100 के नीचे हारे हैं, लेकिन हम हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ने जाते हैं। हम तुरंत उसमें मंथन करते हैं कि भाई इसमें हमसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ हमसे भूल हो गई। और एक वो भी दौर था, जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष होती चली गई वैसे ही कांग्रेस विपक्ष होती चली गई। आप देखेंगे जैसे एक समय था बिहार में, क्या था, लालू जी खुद ही कहते थे कि मैं भूत निकालता हूँ, ब्रह्म पिशाच निकालता हूँ, जिन निकालता हूँ। वो जिन निकालने का, बूथ का कैप्चरिंग का, चुनाव को हाईजैक करने का वो सिलसिले जब खत्म होने लगे वैसे वैसे ये उजल खत्म होने लगे। और दूसरी बात, आपको कह रहे हैं कि भाई हमारे एजेंडे को जनता ने नहीं, आपको जनता शुरू से स्वीकार करने को नहीं तैयार है। आपका कहने का मतलब ये क्रेडेंशियल किसका है, क्रेडिबिलिटी किसकी है? और क्रेडिबिलिटी एक दिन में नहीं चल के आई है, खुद से नहीं चल के तर्ज सुखन आया है। पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो ये फल पाया है, ये फन आया है। 20 साल से जो एनडीए ने सेवा की जनता की, जो जंगल राज के अंधेरे से निकाल करके हम यहाँ तक लेकर के आए हैं, जो लालटेन से लाहौल लुहान बिहार को हम लोगों ने चमचमाते हुए सड़कों पर दौड़ाया है, जो 1700 मेगावाट बिजली को 9750 मेगावाट बिजली तक लेकर के गए। शो का समय खत्म होने वाला है, बिहार में किसी से पूछेंगे। जयंत जी। लक्ष्मण जी देखिए, लक्ष्मण जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी मेरे बहुत सारे साथियों, जूनियर और सीनियर के शिक्षक रहे हैं, तो मैं इनका सम्मान करता हूं उस नाते भी, और चाहता हूं शिक्षक की गरिमा बरकरार रहे। इन्होंने कहा कि बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी ने ये मैनेजमेंट किया। दरअसल इसको चालाकी नहीं, धूर्तई कहते हैं हमारे यहाँ। और हमारी तो सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के उन 12 पराजित उम्मीदवारों के प्रति है जिनको चुनाव आयोग जिता नहीं सका। पता नहीं उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई। फिर इन्होंने एक और बात कही, जंगल राज को याद दिलाने में ये लोग कामयाब रहे। दरअसल शारदा सिन्हा जी के गानों में भी बड़ी वैरायटी है, लेकिन ये लोग 25 साल से एक ही कैसेट बजा रहे हैं। और जहां तक जनसंहार की बात है, इन्होंने बड़ी चतुराई से और बड़ी चालाकी से मियापुर का जिक्र नहीं किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि उन सारे जनसंहार में दोषियों पर कार्रवाई हो, इसके लिए राबड़ी देवी जी ने उसके डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, और उस बल्कि कमीशन अमीर दास आयोग का, उसको भंग किन्होंने किया? इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और सारे आरोपी एक एक करके बड़ी होते चले गए। अपहरण के मामले, छिनैती के मामले, लूट के मामले, डकैती के मामले, ये सारे बलात्कार के मामले बढ़े हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा है। लेकिन ये क्या बोलेंगे? चंपा विश्वास कांड में अभियोजन पक्ष बिहार सरकार थी। यही है कि सारे आंकड़े आप बता रहे हैं चुनाव प्रचार के समय से कि ये बढ़े, वो बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी, ये बढ़ी, लेकिन वोट पड़ जाते हैं किसी और को। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ रणनीति में आत्ममंथन करने की जरूरत है, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए अब आप लोगों को आगे जारी में नहीं रख सकता हूं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।